साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों बेसिकली जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जुड़ा हुआ है कॉर्पोरेट से। साथियों कुछ लोग जो हैं डील करते हैं रियल एस्टेट्स में, क्लियर है। जब वो कोई प्रेमाइसेस लेते हैं तो वो अपना बिजनेस जो है एक्सटेंड कर चुके होते हैं और वो फंस जाते हैं जाके बीच में उस कंडीशन में जहां उन्हें मालूम पड़ता है कि ये लैंड जो है ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल है क्राइम का या किसी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ये प्रोसीड है। अब वो करें तो क्या करें। तो साथियों ये प्रॉब्लम हर कॉर्पोरेट को आती है जब इस तरह की स्थितियां जो है निकल के आती हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या हैं, और अगर ईडी कार्रवाई कर रहे हैं तो किस तरह से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेव कर सकते हैं इफ़ दे आर जेन्युइन एंड नॉट इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर है, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। साथियों जो कंटेंट है ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट। जजमेंट है मैसर्स त्रिशूल बनाम ईडी के नाम से, और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को जो है प्रोनाउंस किया 17/12/2024 को। अब जो कंटेंट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए मैंने इसको इजी बनाया है। तो हम कुछ पात्र यहाँ पर जो है आपको करेंगे इंट्रोड्यूस, ताकि स्थिति समझने में जो है आपको ईजी रहे। साथियों जो मालिक है या जो कंपनी है इसको नाम दे दिया अपन ने मिस्टर टी। क्लियर है, मतलब कुल मिला के मिस्टर टी कह लें या मैसेज टी कह लें, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये इस लिटिगेशन में जो है फंस गई। और अल्टीमेटली ये बोनाफाइड कंपनी है, इसका कोई भी दोष नहीं है, पर इसको मालूम नहीं था कि जिस प्रॉपर्टी को वो खरीदने जा रही है वो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड है। दूसरा पात्र परिचय है मिस्टर जी करके, अपन इसको समझ लेते हैं मिस्टर जी। ये मिस्टर जी कौन है, जो कंसर्न लैंड है उनके ऑनर। क्लियर है, और इसके अलावा सीबीआई और ईडी साहब सब परिचित हैं तो इनके पात्र परिचय की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये चार लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। क्या क्या इनके बीच में हुआ, कैसे कैसे हुआ, इस बात को जो है हम समझते हुए चलते हैं। साथियों जो मैसेज टी है ये बेसिकली कंपनी है, ये डील करती है रियल एस्टेट में। इसके अलावा ये डील करती है इन सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटलिटी, इसमें होटल्स वगैरह शामिल होते हैं, स्पा होते हैं, आप सबको मालूम है। क्लियर है, तो इसे क्या करना था, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लैंड की आवश्यकता थी। तो इसने लैंड को जो है शुरू करा सर्च करना। तो ये मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत सारी लैंड है और ये लैंड जो है ये कंपनी ऑक्यूपाई भी कर सकती है, उसे परचेज भी कर सकती है, या लैंड पर डेवलपमेंट जो है इन कॉन्सिक्वेंट ऑफ रियल एस्टेट उसको भी जो है परफॉर्म कर सकती है। तो ये कंसर्न कंपनी अपने जो कंसर्न डायरेक्टर हैं या कंसर्न जो ऑथराइज पर्सन है उनके जरिए मिली मिस्टर जी से, और ये कहा कि भाई आपके पास लैंड है और हमारे पास लैंड नहीं है, पर हम उस लैंड पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर आप हमारे साथ अगर मिलके काम करेंगे तो आपका भी प्रॉफिट होगा, हमारा भी जो है प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली मिस्टर जी जो है राजी हो गए, एक एग्रीमेंट के बीच में हुआ, पर अल्टीमेटली मिस्टर जी ने इस एग्रीमेंट को जो है कंप्लाई विथ नहीं करा। इन पर जो है केस हो गया बाय मैसेज टी। अल्टीमेटली मैसेज टी जो है वो केस को जीत गए। उसके बाद में एक नया एग्रीमेंट के बीच में हुआ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि सीबीआई ने प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दी, ये कहते हुए कि जो ये लैंड है बेसिकली जेन्युइन सोर्सेज से आई नहीं है, आपके पास जो भी इनकम थी वो बहुत कम है, आपकी असेट्स जो है एक बड़ी क्वांटिटी में आपने रेडी कर ली, तैयार कर ली। तो जब इसका जस्टिफिकेशन आपके पास में नहीं है देन यू आर लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन। क्योंकि मिस्टर जी जो हैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास जो है असेस्ट है और इनकम जो है हमारी कम है और हमसे स्पष्टीकरण जो है मांग लिया जाता है बाय एंटी करप्शन ब्यूरो या बाय सीबीआई, और हम स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि वी आर पजेसिंग असेट्स डिसप्रपोर्शनेट टू आवर नोन सोर्स ऑफ इनकम। तो सीबीआई ने इनको चार्जशीट कर दिया। इन द मीनवाइल ये मैटर जो है टेकअप कर लिया ईडी ने भी, और कंसर्न ईडी ने अपनी कंप्लेंट जो है दाखिल करी। इन द मीनवाइल जो है इनकी प्रॉपर्टी भी जो है अटैच हो गई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये मैटर गया, बट कंसर्न मिस्टर जी जो है इस मैटर को हार गए। मामला जो है फिर ये गया अपील अथॉरिटी के पास में, चूँकि बेंच प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, ये मैटर गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से मैटर पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक ही दलील जो है दी गई बाय मिस्टर जी कि इस कंसर्न प्रेमाइसेस के संबंध में हमने कर रखा है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद मैसेज टी, हमें काम करना पड़ेगा, अगर हम काम नहीं करते हैं तो ये कोर्ट के आदेश का ही उल्लंघन होगा। पर चूंकि सिक्योरिटी चाहिए माय लॉर्ड, तो ऐसे सिनेरियो में हम ये चाहते हैं कि जो लैंड का वैल्यू है उसको आप निकाल लो और इतने ही अमाउंट की हम एफडी जो है जमा करा देंगे। सीबीआई या कंसर्न ईडी जो है अपने लीन को एक्सरसाइज कर ले, अगर हम भाग जाते हैं या नुकसान करते हैं तो ऐसी स्थिति में कंसर्न जो पैसा पड़ा हुआ है ईडी के पास में द वे ऑफ एफडी, उसको सीबीआई जो है वो फॉरफिट कर सकती है। तो ये प्रेयर जो है अलाउड कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इन द मीनवाइल इन्होंने जमा भी करा दी एफडी।
अब क्या हुआ कि जो कंसर्न ईडी है उसने अटैचमेंट को जो है रिमूव कर दिया, पर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के इनके पास में नहीं थे। इसके लिए गए सीबीआई के पास में। सीबीआई ने कहा भाई डॉक्यूमेंट हमारे पास में भी नहीं है, आप एक काम करो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट से ले लो। डॉक्यूमेंट्स मिल गए, फिर ये गए मैसेज टी के पास में कि देखो भाई हमसे तो अब काम होगा नहीं, हम थक चुके हैं, हालत हमारी ख़राब है, आप एक काम कीजिए ना, ये प्रॉपर्टी ख़रीद लीजिए। तो ऐसा लगा मैसेज टी को ये तो हो गया आपदा में अवसर। और देखो हर व्यक्ति जब ऐसी मुसीबत में जो है फंसा हुआ होता है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि अगला जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत कम कीमत में जो है बेच के जाए ताकि हमको जो है फ़ायदा हो जाए। तो मैसेज टी के पास फंड्स तो बहुत सारे हैं, तो उन्होंने वो प्रेमाइसिस ही खरीद ली, जबकि ये फैक्ट उनकी जानकारी में है कि ये प्रेमाइसिस डिस्प्यूटेड है, इसके बावजूद भी प्रेमाइसिस जो है खरीद ली गई। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि जो मिस्टर जी थे वो तो एक्सपायर हो गए, इनकी वाइफ जो है वो कन्वर्ट हो गई धारा 109 आईपीसी के तहत, रीड बाय सेक्शन 13(1)(e) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और जो कंसर्न प्रॉपर्टीज़ थी उनको कॉन्फिस्केट करने के ऑर्डर कर दिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कानून पढ़ेंगे पीएमएलए का तो सबसे पहले होगा एडजुडिकेशन, उसमें प्रॉपर्टी जो है आपकी अटैच होगी यदि आपके खिलाफ फैसला होता है। अगर आप इससे एग्रीव्ड हैं तो आप जा सकते हैं बिफोर द अपीलेंट अथॉरिटी। बट इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच है और आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर स्पेशल कोर्ट जो है कंसर्न जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आउटकम है मनी लॉन्ड्रिंग का उसको करेगा कॉन्फिस्केट। क्लियर है? अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो हो गई कॉन्फिस्केट। अब मिस्टर जी तो पहुँच गए ऊपर, परेशान हो गए मैसेज टी, करें तो क्या करें भाई, इतना इन्वेस्टमेंट लग गया, झूल गए बीच में आके, आफत हो गई, करें तो क्या करें, होगी पैसा भी बहुत लग गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और जो प्रॉपर्टीज़ उनकी खुद की हो चुकी थी अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टियाँ अटैच हो गई ये मानते हुए कि ये इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई की गई हैं, ये बिलोंग करती है मिस्टर जी को, और अल्टीमेटली ये डिसप्रपोर्शनेट है टू नॉन सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे सिनेरियो में इट इज़ लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड एंड लायबल टू बी प्रोसीडेड अकॉर्डिंगली। ये मामला फिर पहुंचा हाई कोर्ट तक। इनका कहना यह था कि जो प्रोसीडिंग्स कॉन्डक्ट करी है वो प्रोसीडिंग टोटली गलत है, क्योंकि इस मामले में कंसेंट ऑर्डर को पास करते समय किसी भी रूप में मैसेज टी को या उनके अधिवक्ता को नहीं सुना गया। कोई कानून ये कहता है कि अगर कोई आप एडवर्स ऑर्डर पास कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट आप पास कर रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा, जिसके लिए आप धारा 401 सीआरपीसी को भी रेफर कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ ड्यू कंप्लेंस नहीं हुई है। ऑन पॉइंट ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस द ऑर्डर हैड बीन असाइल्ड एंड चैलेंज्ड। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रॉपर्टियाँ यहाँ तो कॉन्फिस्केट हो सकती नहीं थी, क्योंकि मिस्टर जी ने अपने जीवन काल में ही इन प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए उसके अमाउंट का एफडीआर जो है जमा करवा दिया था, और उस एफडीआर पे लीन एक्साइज करी थी कंसर्न सीबीआई ने। तो एक तरफ आप लीन भी एक्साइज कर रहे हो और आपको पैसा हमने अदा कर भी दिया है, इसी शर्त पे जो है अटैचमेंट रिमूव भी हुआ था, और ऑन द कॉन्ट्री जब प्रॉपर्टी हमने ली तो उस पर कोई भी इनकम्पेंसेस नहीं था, और बाद में चूँकि कन्वर्ट हो गया मिस्टर जी की वाइफ तो आपने प्रॉपर्टी को जो है कर दिया कॉन्फिस्केटेड, जो अपने आप में गलत है। जब अटैचमेंट नहीं है तो काहे का कॉन्फिस्केशन। इसके अलावा जो भी प्रोविजंस हैं कंसर्न पीएमएलए के वो भी ये कहते हैं कि सीआरपीसी जो है प्रिवेल करेगी। तो धारा 452 सीआरपीसी के तहत ये प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए थी, पर डिस्पोज ऑफ करने की बजाय उसे कॉन्फिस्केट किया है कंसर्न जज ने, जो अपने आप में गलत है। तो यहाँ पर दो पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट कि अगर गलत तरीके से ऑर्डर कर भी दिया, कॉन्फिस्केट कर भी दिया, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 454 सीआरपीसी के तहत अपील लाई नहीं करेगी। तो कोर्ट ने ये स्पेसिफिक कर दिया कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन पीएमएलए एक्ट टू चैलेंज द कंसर्न प्रोसीडिंग्स बाय द वे ऑफ अपील, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 46 ऑफ द पीएमएलए एक्ट परमिट्स कि जब कोई प्रोविज़न पीएमएलए एक्ट में नहीं है तो वहाँ पर सीआरपीसी के प्रोविज़न जो है प्रिवेल करेंगे। तो सेक्शन 452 सीआरपीसी के अगेंस्ट जो रेमेडी है वो लाई करती है सेक्शन 454 सीआरपीसी में, तो वहाँ पर कोर्ट ने का अपील जो है मेंटेनेबल है। दूसरी बात, जो कंसर्न प्रॉपर्टीज़ हैं उसके समय में जो एफडी दी गई हैं ये वही अमाउंट की है जो प्रॉपर्टी का अमाउंट था। तो ऐसे सिनेरियो में इंटरिम मेजर्स नहीं है। जब प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आपके पास में है, उसका एफडीआर आपके पास में है, उस पर आप लीन एक्साइज किए हुए हो और ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली बिक गई है, जब बिकी इस पर इनकम्पेंसेस नहीं है, तो अल्टीमेटली कोई भी अटैचमेंट, कोई भी कॉन्फिस्केशन इस पर अप्लाई करना अपने आप में गलत था। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इम्प्यून जो ऑर्डर है उनको सेटिस्फाइड करने के ऑर्डर दिए। अब साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात यह कि अगर हम एक कॉर्पोरेट हैं या हम डील करते हैं रियल एस्टेट में, हम लोग प्रेमाइसेस लिए और उसको लेते समय हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि देयर इज़ नो अटैचमेंट और इनकम्बेंसेस ऑन इट, तो वहाँ पर हम प्रेमाइसेस को अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन गुड फेथ एज अ बोनाफाइड परचेजर, तो वहाँ हमें दिक्कतें कम आएगी। दूसरी बात, जब भी आप प्रॉपर्टी लें,
या उसको परचेज़ करें, हमेशा ही मैं कहता हूँ कि आप बैंक से लोन ज़रूर लें और बैंक से एक होता है वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, अल्टीमेटली मालूम पड़ता है कि प्रॉपर्टी सब्जेक्ट है ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी और सब्जेक्ट है ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, तो वहाँ आपको गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रेमाइसिस जो है वो किसी न किसी रूप में अटैच कर ली गई है, बट उसके अटैचमेंट से पहले आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है प्रेमाइसिस को बेचने का या प्रेमाइसिस पर कंसर्न डेवलपमेंट का। तो ऐसे सिनेरियो में उस कंसर्न प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस करके उसके बराबर अमाउंट जमा कराकर उस पर से अटैचमेंट को रिमूव कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपको एफडी जो है जमा करानी होगी और इसके लिए कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्फिस्केशन तभी होगा जब अटैचमेंट है, जब अटैचमेंट नहीं है तो कॉन्फिस्केशन अपने आप में गलत है। पांचवी बात ये कि भले आप थर्ड पार्टी हैं, भले आप क्रिमिनल नहीं हैं, पर उसके बावजूद भी अगर आपकी प्रेमाइसिस अगर इन्वॉल्व हो गई इस तरह की एक्टिविटी में, तो वाइल डूइंग द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन द कंसर्न अथॉरिटी और जज इज रिक्वायर्ड टू हियर यू। इफ दे आर नॉट गोइंग टू हियर यू, इट मीन्स दे आर गोइंग टू वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये बात छोटी है, पर ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ पर हम ही मारे जाएंगे। क्लियर होगा आपको? तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।